हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कौटिल्य एकेडमी की ओर से। मैं हूं अमित और इस सीरीज़ में हम लोग ये जो सीरीज़ हुई है ये यूपीएससी के लिए है। इसमें हम प्रीवियस ईयर के मतलब 2011 से लेके और 2021 तक के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपके साथ हिस्ट्री का पेपर डिस्कस करूँगा। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है 2011 के पेपर। आप लोगों को पता होगा कि अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो उसमें सबसे ज़्यादा खास पॉइंट रहता है यूपीएससी के ट्रेंड को पकड़ना। और यूपीएससी के ट्रेंड को आप पकड़ सकते हो प्री के उनका पेपर को डिस्कस करके, पिछली बार साल के जो पेपर हैं उन सबको डिस्कस करके। अगर आपको ये डिस्कस करना है तो हम वही सीरीज़ आपके लिए लेके आए हैं और इस सीरीज़ में 2011 से 21 तक के करेंगे। मैंने आपको बताया मैं आपके साथ हिस्ट्री का शुरू करने वाला हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं 2011 से। 2011 का पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो है धर्म और रीति के बारे में। देखो, आप लोगों को पता होगा धर्म क्या होता है और रीति क्या होती है। धर्म और रीति, देखो यूपीएससी में जो शब्द लिखा था वो लिखा था रित, जो एग्जाम में लिखा हुआ था वो था रित। तो धर्म और रित में उनने पूछा था कि भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता में एक केंद्रीय विचार चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं यूपीएससी में प्री में, आईएएस के प्री में, वो डिस्क्रिप्टिव प्रकार के रहते हैं। कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल रहते हैं, उसमें एक लिखा रहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ए बी सी डी, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। करंट अवेंट के क्वेश्चन जो रहते हैं वो ऐसे आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे डिस्क्रिप्टिव मिलेंगे, उनमें कंसेप्ट का पोर्शन ज़्यादा रहता है। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन, धर्म व्यक्ति के दायित्व। अच्छा, इससे पहले कि हम धर्म बारे में पढ़ें, आप लोगों को पता होगा कि धर्म क्या होता है। धर्म की दो व्याख्याएं हैं। पहला है वेस्टर्न सभ्यता के हिसाब से, पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से, दूसरी भारतीय सभ्यता के हिसाब से। इन्होंने पूछा है वैदिक सभ्यता मतलब भारतीय संस्कृति के हिसाब से धर्म क्या है। आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संस्कृति में धर्म का मतलब है उन कर्तव्यों को धारण करना जो आपको धारण करने चाहिए, कर्तव्यों को धारण करना। अब मैंने बोला उन कर्तव्यों को धारण करना जो धारण करने चाहिए। और कौन से कर्तव्य हैं वो कर्तव्य आपको आपका वर्ग, आपका आश्रम, ये सब बताएंगे। जैसे अगर आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो आपका धर्म क्या है, संयम का पालन करना, शिक्षा ग्रहण करना, ये आपका धर्म है। तो ये आपका धर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके कर्तव्य क्या है, संयम को पालन करना, शिक्षा ग्रहण करना, ये सब। तो जिस भी कैटेगरी में आप हो उसके कर्तव्य को धारण करना ही धर्म है। दूसरा है रित। रित का मतलब होता है नीति या रीति। नीति क्या होती है, नैतिक सिद्धांत होते हैं। अब इतनी सी बात से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। एकदम सही बात है, यही तो हमने देखा कि धर्म क्या है, कर्तव्यों को धारण करना। दूसरा है रीति जो है, रित जो है मूलभूत नैतिक विधान है। मैंने आपको बताया है कि ऋतस्य गोप, आपने एक शब्द सुना होगा ऋग्वेदिक युग में। ऋतस्य गोप मतलब नीति से संबंध देवता, ऋतस्य गोप जिसको बोलते थे, नैतिकता का देवता। तो रित का मतलब क्या है, नैतिक विधान जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। ठीक है, एकदम सही है। रीति का मतलब यही था और धर्म का मतलब भी ये था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, ए, एक और दो दोनों। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, एकदम उदाहरण है कंसेप्ट का। इसमें कोई विशिष्ट फैक्ट नहीं पूछा उनने, लेकिन पूरा का पूरा क्वेश्चन कंसेप्ट के आधार पर गढ़ दिया है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। इसी बीच में जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये भी देखेंगे कि 2022 या 2023 इनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको भी हम देखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा टफ प्रकार का क्वेश्चन लग सकता है आपको, ध्यान रखिए। जैन धर्म के अनुसार पूछा है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की संरचना एवं पालन पोषण, और 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले आप मुझे बताओ कि जैन धर्म जो है उसके अनुसार सृष्टि कैसी होती है। तो जैन धर्म के अनुसार सृष्टि होती है शाश्वत, मतलब ऐसी होती है कि जो कभी नष्ट नहीं होती। वहीं दूसरी ओर बुद्ध है। बुद्ध क्या कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि पृथ्वी या सृष्टि हमेशा परिवर्तनशील है। वो क्षण भंगुरता में विश्वास करते हैं और जैन लोग शाश्वत सृष्टि में विश्वास करते हैं।
जैनों के संस्थापक, जो वास्तविक संस्थापक थे, वो थे महावीर। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। इनका चिन्ह जो है वो है सिंह या शेर, इनका चिन्ह है, इतना याद रखिए। तो अब हम सृष्टि की देखिए शाश्वत होती है। अब देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है हमारे इस बात से। पहला है सार्वभौमिक, मतलब उन्होंने पूछा है सृष्टि की रचना और पालन पोषण कौन कर रहा है, तो पहला सार्वभौमिक विधान से हुआ है सृष्टि की रचना और पालन पोषण, ठीक है, देखते हैं। दूसरा है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, ये भी देखते हैं। तीसरा सार्वभौमिक आस्था से हुआ, ये तो नहीं हो सकता है कम से कम, क्योंकि सार्वभौमिक आस्था से कैसे सृष्टि का निर्माण हो सकता है। अगला एक सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है, तो ये भी नहीं है। क्यों नहीं है ये वाला? क्योंकि जैन लोग जो विश्वास करते हैं वो इंडिविजुअल आत्मा में विश्वास करते हैं। आपको पता होगा जैन धर्म जो है वो आत्मवादी धर्म है। आत्मवादी मतलब आत्मा में विश्वास करता है। वहीं दूसरी ओर जो बौद्ध धर्म है, वो बौद्ध धर्म जो है वो अनात्मवादी है। वो आत्मा में तो विश्वास नहीं करते हैं, परंतु पुनर्जन्म में जरूर करते हैं। कौन? बौद्ध लोग। और जैन आत्मवादी होते हैं। आप देखना इस डिस्कशन के दौरान कि हर साल 1-2 साल छोड़ के जैन और बौद्ध से क्वेश्चन तो आते ही हैं। अभी जैन का है, अगले साल बौद्ध का जाएगा, फिर उसके बाद जैन का जाएगा, फिर बौद्ध का जाएगा। तो ये कितना खास टॉपिक हो गया जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। तो इस पर आपकी अच्छे से कमांड होनी चाहिए कि वो कई बार इससे डीप क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार से ऊपर वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऊपरी सतही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सतही आपसे बन जाते हैं, लेकिन जो डीप क्वेश्चन रहते हैं वो कई बार आपसे मिस कर जाते हो, जबकि वो भी दिखने में ऐसा टफ लगते हैं, ट्रिकी रहते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन टफ नहीं रहते इस सिद्धांत के क्वेश्चन। ये भी थोड़ा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन टफ है। देखते हैं कैसे। 2 नहीं है और 2 में से किसी एक को लगाना है। सार्वभौमिक सत्य से हुआ है और सार्वभौमिक विधान से हुआ है। विधान का मतलब होता है कानून। अब आप बताओ कि सत्य कैसे सृष्टि का निर्माण करेगा? निर्माण कौन करेगा? कानून, विधान करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के। ये भी एक खास टॉपिक है। प्राचीन भारतीय इतिहास में अगर 3-4 टॉपिक कोई खास हैं तो पहला सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा जैन दर्शन और तीसरा बौद्ध दर्शन। सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्वेश्चन अभी आया था, उसमें क्या किया था उन्होंने? सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वेद दोनों को कंपैरिजन पूछ लिया था, तो दोनों टॉपिक समाहित कर लिए थे। इसमें देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता आप सब लोगों को पता है कहाँ पे उत्पन्न हुई है? उत्तर पश्चिमी भारत में। वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता है पंजाब वाला जो पश्चिम वाला क्षेत्र है हमारा भारत का, और पाकिस्तान में। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा राखी गढ़ी न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है राखी गढ़ी? राखी गढ़ी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ जो मानव कंकाल मिले थे उनको डीएनए सैंपलिंग के लिए पहुँचाया गया है, उनको डीएनए सैंपल किया जा रहा है। अब देखते हैं हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन के बारे में। पहला ऑप्शन है यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी। लौकिक सभ्यता का मतलब जो यही लोक में विश्वास करती हो, धर्म दर्शन में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करती हो, तो एकदम सही है, एकदम लौकिक थी। तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, ये इनका कहने का मतलब है उपस्थित तो था परंतु वर्चस्वशाली नहीं था। एक बात ये आपको एकदम सही लग रही होगी, क्यों? वो सही है भी। क्यों सही है? आप देखो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ सबसे पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है, लिंग और वो जो उर्वरा देवी है उनकी प्राप्त हुई है, शिवलिंग का एक वो चिन्ह प्राप्त हुआ है। ये सब कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता से। तो ये भी तो ये कह रहे हैं कि धार्मिक तत्व था तो सही, पीपल के वृक्ष की पूजा हो रही है, ये सब क्या है? धार्मिक तत्व है, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। कहीं भी आपने नहीं पढ़ा होगा कि धर्म उस सभ्यता पर हावी था, कि वो लोग पूर्णतः ही धार्मिक थे, सब काम धर्म के अनुसार ही कर रहे थे, ऐसा नहीं था। तो धर्म वर्चस्वशाली नहीं था, लेकिन था जरूर, तो एकदम सही बात है। दूसरा, उस काल में मतलब सिंधु घाटी में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी एकदम सही बात है। आपको पता होगा ये वाली बात कि सिंधु घाटी के लोग कपास के वस्त्रों का निर्यात करते थे। अगर ये वाली बात पता है तो आपको ये वाला क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी होगा सी, 1 और 2 दोनों। याद रखिए इसका आंसर क्या होगा? सी, 1 और 2 दोनों। क्यों? क्योंकि दोनों सही हैं। ये तो आप समझ गए होंगे, तो सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये हम 2011 के ही क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं।
2011 में लगभग 12 क्वेश्चन आए थे। तो हम एक वीडियो में 1 साल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जैसे उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो उसके आसपास की पृष्ठभूमि को पढ़ लेंगे ताकि आपका वो वाला टॉपिक रिवाइज भी हो जाए। यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं उस साल जो न्यूज़ करंट में है उसको ध्यान में रख के आते हैं, मतलब वो करंट को ट्रेडिशनल क्वेश्चन से जोड़कर पूछते हैं, ये उनका तरीका रहता है। अभी अगर राखी गढ़ी न्यूज़ में है तो हो सकता है वो राखी गढ़ी से क्वेश्चन नहीं पूछें लेकिन सिंधु घाटी से पूछ लें। क्यों? क्योंकि वो करंट को कैसे जोड़ के पूछते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज या स्टैटिक नॉलेज से जोड़ के पूछते हैं। अब अगले देखते हैं चौथा क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन मतलब मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन है, काल में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा की गई थी। नेहरू रिपोर्ट के बारे में आपको पता होगा कि नेहरू रिपोर्ट जो थी वो 1928 में आई थी। क्या थी नेहरू रिपोर्ट? भारतीय लोग लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि हमारे लिए संविधान बनाओ। और दूसरी ओर आपने को अगर याद हो, साइमन कमीशन जब आया था 1928 में, फरवरी 1928 में भारत में, तो उसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो भारतीयों ने इसका विरोध किया था कि हम इस साइमन कमीशन को नहीं मानते हैं। इस बात से जो भारत सचिव था लॉर्ड बर्केनहेड, उसका दिमाग घूम गया। अच्छा, वो तो मतलब कमज़ोर समझता था भारतीयों को, भारतीयों क्या ही जाने। तो उसने कहा कि बहुत उच्चक रहे तुम लोग तो, कि इसमें एक भी भारतीय नहीं है, तुम में दम हो तो तुम संविधान बना के दिखाओ तो मैं मानूँ। लेकिन एक शर्त रखी उसने शर्त रखी कि ऐसा संविधान बना के बताओ जो सभी दलों को, सभी भारतीय लोगों को स्वीकार हो। तो इस शर्त में ही आप देखो कोई कमी है, क्योंकि ऐसा कानून आज भी नहीं बनाया जा सकता है जो सभी लोगों को स्वीकार हो, सभी दलों को स्वीकार हो। कोई ना कोई कुछ ना कुछ विरोध तो करेगा, लेकिन फिर भी इस चुनौती को स्वीकार किया गया। भारतीयों ने कहा हम बनाते हैं संविधान, चिंता मत कर भाई बर्कनहेड, जरूर बनाएंगे संविधान। और एक सर्वदलीय बैठक हुई। उस सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सभी जो दल थे उस टाइम बैठे थे। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि हाँ, हम इस पे कोई ना कोई राय बनाएंगे। इसी संदर्भ में दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। दूसरी मतलब 2 सर्वदलीय बैठक हुई थी। पहली में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ था, लेकिन दूसरी में घोषणा की कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जो थे उनका नाम था मोतीलाल नेहरू, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी में कहा गया कि एक कमेटी अब एक संविधान बना के देगी। ठीक है, तो इसी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। इस रिपोर्ट में क्या कहा था? इस रिपोर्ट में 2-3 बातें बहुत खास थी। पहला था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया है, डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाए, पहला पॉइंट। दूसरा, भारत में मूलाधिकार की व्यवस्था की जाए। तीसरा था कि भाषा के आधार पर राज्यों को गठन किया जाए। एक जो विवादित पॉइंट रहा है वो है संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। संयुक्त निर्वाचन का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा कि 1909 का जो अधिनियम आया था, मार्ले मिंटो सुधार जो थे, उनमें क्या बात कही गई थी? उनमें कही गई थी कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था है। पृथक निर्वाचन क्या है? ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मानो 100 लोग निवास करते हैं, 100 में से 40 हैं मुस्लिम। तो पृथक निर्वाचन होता है कि इस पूरे क्षेत्र में से 40 लोगों में से ही, मतलब 40 लोगों में से ही कोई खड़ा होगा चुनाव में और ये 40 लोग ही वोट देंगे। वोट भी कौन देगा? 40। कहने का मतलब है इस क्षेत्र से मुस्लिम ही तो खड़ा होगा और मुस्लिम ही जीतेगा और मुस्लिम ही वोट डालेगा। तो ये तो खराब व्यवस्था है, क्योंकि बाकी लोगों को दरकिनार कर दिया। चलो मान लेते हैं यहाँ 40 की जगह 60 लोग थे, तब भी जो अल्पसंख्यक हैं 40 लोग, उनके बारे में तो उनका तो कोई अधिकार ही नहीं है। तो अब अगर जीता हुआ व्यक्ति ध्यान देगा तो किस पे देगा? इन 60 व्यक्तियों पे देगा, क्योंकि ये 40 तो उसके कोई काम के ही नहीं है। तो व्यवस्था खराब थी। लेकिन इस व्यवस्था को 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें स्वीकार कर लिया था कांग्रेस के द्वारा। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में दोबारा से बात की गई कि पृथक निर्वाचन को समाप्त करके संयुक्त निर्वाचन को प्रारंभ किया जाए। अब देखते हैं ये जो पॉइंट है हमारे नेहरू रिपोर्ट के बारे में, ये आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। देखते हैं अब एक क्वेश्चन क्या कहता है। पहला, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बोला इनने डोमिनियन स्टेट्स की मांग की थी। इस कमेटी में जो नेहरू रिपोर्ट जिसने तैयार की थी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, इस कमेटी में हमारे सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज वाले, वो भी शामिल थे इस वाली मांग के विरोध में। मतलब चूंकि इन्हें डोमिनियन स्टेट्स मांगा, जैसे इन्हें डोमिनियन स्टेट्स मांगा तो नेहरू जी, इनके छोरे बेटे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने
इस बात को कैंसिल कर दिया कि नहीं भाई, हमको तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, डोमिनियन स्टेट्स नहीं चाहिए, और एक अपनी अलग लीग का गठन किया था। अब देखते हैं दूसरा। तो पहला तो क्वेश्चन गलत हो गया। अब इसका तरीका है कि जिसमें भी एक ऑप्शन है वो तो हमारा उत्तर सही नहीं हो सकता। यहाँ लिखा है सही उत्तर का चयन कीजिए, तो एक इसमें ये भी गया, एक इसमें ये भी गया, एक इसमें ये भी गया। मतलब अगर आप बाकी दो को पढ़ भी नहीं पा रहे हो तब भी आपका आंसर निकल गया है। देखो वहाँ ना टाइम कम पड़ता है 100 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। 100 क्वेश्चन के लिए ठीक ठाक आपको मगजमारी करनी पड़ेगी, पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब दिमाग लगाना पड़ रहा है तो आपको टाइम कम पड़ता है। कई लोग तो 100 क्वेश्चन को अच्छे से रीड भी नहीं कर पाते हैं, और जब रीड नहीं कर पा रहे हैं तो उनको अटेम्प्ट कैसे करेंगे अच्छे से। तो एक तरीका ये है, लेकिन एक बार हल्का सा नज़र घुमा के देख लिया करो कि क्या क्या ऑप्शन में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देख लेते हैं बाकी दो क्या है। अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थान के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ये हमने देखा ही था कि उन्हें पृथक निर्वाचन की जगह संयुक्त निर्वाचन की बात की थी। दूसरा, मौलिक अधिकारों का प्रावधान। ये मौलिक अधिकार आपको नेहरू रिपोर्ट में देखेंगे, और 1931 के कराची जो अधिवेशन हुआ था वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल की अध्यक्षता में, उसमें मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई थी कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है उषा मेहता के बारे में। उषा मेहता के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप उषा मेहता का वर्णन आपने मॉडर्न हिस्ट्री में कहाँ सुना है, तो एक ही जगह हमने इनका मेन जो काम पढ़ा है वो है भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त रेडियो के संचालन में, कांग्रेस के गुप्त रेडियो का संचालन इन्होंने किया था। ठीक है, अब एक जो हमको फैक्ट पता है, क्या उससे हमारा क्वेश्चन बन रहा है, देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने, तो एकदम सही है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने केवल एक ही बात पढ़ी है उषा मेहता जी के बारे में, वो ये है कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में गुप्त रेडियो का संचालन किया था। क्यों गुप्त रेडियो का संचालन किया था? क्योंकि अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर के अनुसार के अंतर्गत सभी प्रथम पंक्ति के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया तो आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया, और स्वतः स्फूर्त हो गया तो कोई ना कोई तो उसको कुछ खबरें पहुंचाएगा, तो गुप्त रेडियो के माध्यम से खबरें पहुंचाई जाती थी, और इसका संचालन कौन करता था? उषा मेहता जी ने किया था। और भी ऑप्शन तो पढ़ के देख लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में नहीं, सहभागिता नहीं की। इनका जो जन्म हुआ था 1920 के आसपास हुआ था, अब तो 10 साल की थी, 11-12 साल की 1931 में, तो कोई सहभागिता नहीं की थी। लेकिन दो महिलाओं ने की थी, एक थी एनी बेसेंट और एक थी सरोजिनी नायडू। दोनों कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं, एक 1917 में और दूसरी 1925 में। अगला, आज़ाद हिंद फौज की सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करने होती, ये भी गलत है, क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने रानी लक्ष्मी एक रेजिमेंट बनाई थी, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। उस रेजिमेंट का नेतृत्व किया था लक्ष्मी सहगल ने, अगर आपको पता हो, लक्ष्मी सहगल के द्वारा उस रेजिमेंट का नेतृत्व किया गया था। अगला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने हेतु, ये भी गलत है, क्योंकि हमारा एक निकल ही गया ए आंसर, तो बाकी तो गलत ही होंगे। ये गलत क्यों है? इस समय पे 1947 में इनकी तबीयत खराब थी, तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी कि स्वतंत्रता आंदोलन जब हुआ था उसका फंक्शन जो हुआ था उसमें भी शामिल नहीं हुई थी। इनको लंबे समय तक जेल में बंद करके रखा गया था, जिसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो हमारा आंसर क्या है? एक है ए, और यही हमने एक फैक्ट पढ़ा है इनके बारे में। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल आंसर था आपके लिए, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1942 के, ये फिर से मॉडर्न का है। देखो हिस्ट्री का एक ट्रेंड है, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न से, मॉडर्न हिस्ट्री से। उसके बाद किससे पूछे जाते हैं? उसके बाद पूछे जाते हैं एंशिएंट या प्राचीन काल से। उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं मिडाइवल से या मध्यकाल से। ये क्रम है। और मॉडर्न के बाद अगर क्वेश्चन अभी वर्तमान में पूछे जा रहे हैं तो आर्ट एंड कल्चर से पूछे जा रहे हैं। हालांकि ये वाला जो क्रम है ये 2019-20 के एग्ज़ाम जब हम डिस्कस करेंगे तब देखेंगे कि टूट गया है। 2019-20 में मिडाइवल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, लेकिन कमोबेश यही उनका पैटर्न रहता है, क्योंकि मिडाइवल से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन मॉडर्न से ठीक ठाक अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको याद रखना है, अभी भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो दूसरा तीसरा क्वेश्चन छोड़ने के बाद, एक दो क्वेश्चन छोड़ने के बाद जो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं वो मॉडर्न से ही आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है मॉडर्न वाला अगला क्वेश्चन। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सही है, सत्य नहीं है? पूछा है, सही नहीं है। जब भी आपसे पूछा जाए सत्य है नहीं है,
सत्य, क्योंकि आपके दिमाग में रहता है कि सत्य ही पूछा है। जब भी पूछा है नहीं है तो उसको सर्किल करो, अंडरलाइन करो, कैसे भी करो, बस ये याद रखना है कि ये नहीं पूछा गया है, ना कि हाँ वाला। ठीक है, याद रहेगी ये वाली बात। चलिए देखते हैं। पहला, यह आंदोलन अहिंसक था। देखो, जब 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने घोषणा की तो उसमें एक बात ये थी कि हमको अहिंसक आंदोलन चलाना है। तो ऑफिशियली तो आंदोलन क्या था, अहिंसक था। लेकिन अभी हम इसको गोला लगा के रखते हैं कि भाई हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि इस आंदोलन में हिंसा भी हुई थी। आपने पढ़ा होगा कि गांधी जी से कहा गया कि भाई माफ़ी मांगो इस बात के लिए, हिंसा के लिए। तो गांधी जी ने कहा नहीं, ये पुलिस बर्बरता का एक प्रतिक्रिया है, पुलिस ने बर्बरता की है, आंदोलनकारियों ने हिंसा नहीं की है। दूसरा, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ये तो गलती है। क्यों गलत है? क्योंकि गांधी जी को तो ऑपरेशन जीरो, अभी हम पढ़ ही रहे थे उषा मेहता के बारे में, गांधी जी को जो ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था उसके तहत ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो गांधी जी आंदोलन का नेतृत्व कैसे करेंगे? तो हमने 2 ऑप्शन पढ़े, एक में हाँ या नहीं दोनों हो सकता है, दूसरा नहीं है। लेकिन इसको हम हाँ मान कर चलेंगे, क्योंकि आंदोलन की ऑफिशियल जो घोषणा, कुछ सशस्त्र विद्रोह तो किया नहीं है कि भाई बंदूक लेके गांधी जी ने कहा चलो सभी बंदूक लेके करो या मरो, तो ऐसा था नहीं, अहिंसा की ही बात की गई थी, तो अहिंसक था। अगला, यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था। स्वतः, अभी आपको बता ही रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, जब प्रथम पंक्ति के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो आंदोलन जनता के हाथ में पहुंच गया। यही तो इस आंदोलन की परिपक्वता थी कि ये आंदोलन जनता द्वारा संचालित था, स्वतः स्फूर्त था, स्वतः प्रवर्तित था। इसमें सामान्य सैनिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। ठीक, मतलब सैन्य जो सामान्य श्रमिक वर्ग था वो इतना ज़्यादा इस आंदोलन से प्रभावित नहीं हुआ था, ध्यान रखना। तो अब इसमें पूछा है ये सही है, इसमें पूछा है कौन सा गलत है। तो हमको इन चारों में जो गलत दिख रहा है वो स्पष्ट रूप से गलत बी वाला ऑप्शन ही है कि महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये गलत है क्योंकि इन्हें नेतृत्व नहीं किया था। आंदोलन के दौरान तो गांधी जी जेल में ही रहे थे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो ये हो गया है 6वां क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह। फिर से जो क्वेश्चन है वो मॉडर्न से ही है। गांधी जी के शुरुआती 2 आंदोलन थे, उनमें पहला था चंपारण 1917 का और खेड़ा किसान सत्याग्रह या किसान आंदोलन 1918 का। चंपारण सत्याग्रह जो किया था गांधी जी ने 1917 का, वो किया था 3 कठिया प्रथा के विरोध में, 3 कठिया प्रथा के विरोध में। और दूसरा जो खेड़ा सत्याग्रह किया था, ये खेड़ा किया था 1918 में। कहाँ किया था? गुजरात में। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि खेड़ा सत्याग्रह का मेन कारण था कि वहाँ पे लगान वसूली जो थी उसको स्थगित नहीं किया था, जबकि वहाँ अकाल पड़ गया था। अकाल के बावजूद वहाँ लगान की वसूली चल रही है, जिसका विरोध किया गया था। अब इतना हम देख लेते हैं, इस आंदोलन का नेतृत्व और देख लेते हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व किया था शंकरलाल और मोहनलाल द्वारा, शंकरलाल और मोहनलाल द्वारा। बाद में गांधी जी भी इस आंदोलन से जुड़े, सरदार पटेल भी इस आंदोलन से जुड़े, इंदुलाल याग्निक भी इस आंदोलन से जुड़े, कई लोग जुड़े। लेकिन मेन जो आंदोलन का नेतृत्व शुरुआत की थी वो शंकरलाल और मोहनलाल के द्वारा की गई थी। अब देखते हैं, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही को स्थगित नहीं किया था। यही मैं बता रहा था, इसका कारण ही था ये कि भाई अकाल पड़ गया है, उसके बावजूद ये लोग क्या कर रहे हैं? स्थगित नहीं कर रहे हैं। एकदम सही है। दूसरा, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। एकदम गलत है। अंग्रेजों का जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी वो भारत में 19% भाग पे लागू थी। अब इस स्थायी बंदोबस्त से दिक्कत ये थी कि ये जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी इसमें अंग्रेजों को एक निश्चित ही भू राजस्व प्राप्त हो रहा है, उसमें बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। और आपको पता होगा कि स्थायी बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई थी और 1947 तक, आज़ादी तक इनको यही लगान मिलता रहा जो 1793 में मिल रहा था। सोचिए, इतनी बड़ी गलती। और आपको एक बात और भी पता होगी, कांग्रेस और जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे, स्पेशली उदारवादी, उन उदारवादियों की डिमांड क्या थी? उन उदारवादी नेताओं की एक प्रमुख डिमांड ये थी कि संपूर्ण भारत में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया जाए। ध्यान रखना, तो ये पॉइंट गलत है। तो इसका आंसर केवल 1 होगा। क्यों? क्योंकि दूसरा तो गलत हो गया, इसमें हमको ज़्यादा मगजमारी करनी नहीं पड़ी है। चलिए अब देखते हैं अगला।
फिर से महात्मा गांधी पे क्वेश्चन आया है। अभी आपने 4 क्वेश्चन किए हैं, चारों महात्मा गांधी से लिंक्ड रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब महात्मा गांधी के अलावा भी बाकी लोगों से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं, मतलब उनने जो अपने विचारधारा बनाई है उनमें धारणाएं अनटू दिस लास्ट, एक पुस्तक है लिखाई आगे नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं। किसने लिखी है? जॉन रस्किन नामक व्यक्ति ने पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक से गांधी जी ने क्या सीखा? इस पुस्तक ने गांधी जी ने इस पुस्तक से लिया था सर्वोदय की अवधारणा। सर्वोदय का मतलब क्या होता है? सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय और सभी प्रकार से उदय, सभी प्रकार से सबका उदय, ये थी सर्वोदय की अवधारणा। अब हम देखते हैं आगे कि अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने गांधी जी को बदल डाला? मतलब इस क्वेश्चन का जो भाव है वो पूछना चाह रहा है कि अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक से गांधी जी ने क्या सीखा। और मैंने आपको बताया इस पुस्तक से उन्होंने सर्वोदय की अवधारणा ली थी, और सर्वोदय का मतलब होता है सभी का उदय और सभी प्रकार से उदय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर प्रकार से उदय हो। पहला ऑप्शन जो इसका था ए, कि सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे। देखो इस लाइन को देख के आधे लोग लगा देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में सर्वोदय की अवधारणा है और इसमें क्या कह रहे हैं कि शोषित और निर्धनों का उत्थान करना। ठीक लग रही है सुनने में, लेकिन इसमें एक पॉइंट है सुशिक्षित व्यक्ति। हमने कहा सर्वोदय में सबका उदय और सभी प्रकार से उदय, ये वाली बात डिस्कस की गई है, केवल सुशिक्षित व्यक्ति में थोड़ी लागू होगा। चलो अगला देखते हैं। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, यही है सर्वोदय की अवधारणा। चलो इसको हम मान के चलते हैं अभी, ठीक है, बाकी दूसरे पढ़ रहे हैं। अगला है उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सर्वोदय के अंतर्गत नहीं आता। ये तीनों जो चीज़ हैं वो गांधीवादी चिंतन का हिस्सा हैं, लेकिन अनटू दिस लास्ट पुस्तक के अंतर्गत बताए गए सर्वोदय का हिस्सा नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको पहली बार में देख के लगेगा कि सारे सही हैं, आप गांधी चिंतन पर चले जाओगे, लेकिन ये याद रखना आपसे अनटू दिस लास्ट के बारे में पूछा है और इसका आंसर होगा बी, व्यक्ति के कल्याण में सबका कल्याण निहित है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में फिर से मॉडर्न का क्वेश्चन आ गया है, तो मॉडर्न का क्वेश्चन देखते हैं एक और, कि भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया? साझा मतलब जो लगभग सभी में उपस्थित था। कई कारण थे देखो उनके जनजातीय विद्रोह के, लेकिन पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर अपन देखते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला है भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना, सबसे प्रमुख कारणों में से एक था और लगभग सभी जगह विद्यमान था। और हम इनने क्या पूछा है? साझा कारण जो लगभग सभी जगह विद्यमान हो। तो भू राजस्व की नई प्रणाली को लागू करना और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना। इस लाइन का, इस कथन का पहला वाला पार्ट तो एकदम सही है, लेकिन दूसरा वाला पार्ट सही नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जनजातीय विद्रोह में मदिरा पर कर लगा दिया था, वनोत्पादों पर कर लगा दिया था। तो पहला पार्ट तो सही है, लेकिन दूसरे पार्ट में इन्होंने पेंच फंसा दिया है, इसलिए दूसरे पार्ट की वजह से ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, ठीक लग रहा है, लेकिन हर जगह विदेशी प्रचारकों का प्रभाव नहीं रहा था, ये भी याद रखिए। अगला, तो ये वाला भी नहीं हो सकता है हमारा। क्यों? क्योंकि पहली बार में तो लग रहा है, और जनजातीय विद्रोह का कारण भी है। अभी तक हमने 2 कारण पढ़े हैं और दोनों जनजातीय विद्रोह के कारण हैं, परंतु साझा कारण अभी तक नहीं मिला है। तीसरा, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलिए के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। देखो बिचौलिए तो थे, और इन बिचौलियों को बोला जाता था दीकू बोला जाता था। क्या बोला जाता था? इन बिचौलियों को बोला जाता था दीकू। दीकू मतलब डाकू बोलते थे कि भाई हम तो हमारे क्षेत्र में आ रहे हो तो तुम तो डाकू हो, चाहे वो कोई हो, महाजन हो, व्यापारी हो या लगान के ठेकेदार हो। ये बात किसानों पर लागू होती है भू राजस्व नीति के अंतर्गत। जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलिए नहीं थे, वो तो सारे सामान को हड़प लेते थे जनजातियों के। अगला पॉइंट देखते हैं। तब देखो 3 नहीं है,
तो इसका मतलब चौथा आंसर होगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है 4 पढ़ते हैं फिर उसके बावजूद हमको एक दो उनमें सोचना पड़ता है, फिर आंसर ढूंढते हैं। पढ़ते हैं चौथा, जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। एकदम सही आंसर है ये वाला डी। क्यों सही आंसर है बताता हूं। जनजातियों की अपनी एक भू राजस्व भूमि व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को बोलते थे खुंट कट्टी व्यवस्था। खुंट कट्टी व्यवस्था, ये व्यवस्था जो थी, इस व्यवस्था के अंतर्गत सामूहिक भूमि में की अवधारणा थी। मतलब जनजातीय लोग सोचते थे कि जो भी भूमि है वो सभी लोगों की भूमि है, ना कि केवल एक व्यक्ति की। लेकिन ब्रिटिश ने आते ही क्या किया था, भूमि को व्यक्तिगत कर दिया और जनजातीय भूमि को भी व्यक्तिगत कर दिया। तो ज़्यादातर जनजातीय विद्रोह में आपको ये वाला कारण मिल जाएगा, चाहे वो संथाल हो या फिर कोई दूसरे। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हमको मिल गया है। तो आप खुंट कट्टी याद रखिएगा और सामूहिक भूमि व्यवस्था याद रखिएगा। अब ये तरीका है यूपीएससी का पूछने का कि चारों कारण सही हैं, लेकिन उनको चाहिए सबसे उपयुक्त, और उनका हर शब्द को अंडरलाइन करके देखा करो आप कि साझा कारण कौन सा है। कारण सारे हैं, लेकिन साझा कौन सा है, तो वो साझा कारण डी होगा। क्वेश्चन कहता है 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद, आपको पता होगा कि जब कॉर्नवालिस आया था तो उसने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी कि भू राजस्व को स्थायी कर दिया गया था। अभी हमने देखा ही है। तो अब देखो 2011 में ही एक ही टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन हैं स्थायी बंदोबस्त के बारे में। अभी हमने पीछे ही देखा है। आपको पता है लगान को क्या कर दिया था, लगान या भू राजस्व को स्थायी कर दिया था। और मैंने आपको बताया था कि ये जो स्थायी किया था ये 1947 तक, स्वतंत्रता तक उनको एक जैसा मिलता रहा था। लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। कहने का मतलब ये है कि ये जो कानूनी विवाद बढ़े भू राजस्व के बाद, क्यों बढ़े, ये कह रहा है निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारकों के रूप में जोड़कर देखा जाता है। इसका कौन सा कारण है कि ये जो कानूनी विवाद बढ़ गए, कोर्ट केस बढ़ गए, उसका कारण पूछ रहा है। इन सब का ये पूछना चाह रहा है। पहला ऑप्शन देखते हैं, रैयत। रैयत मतलब होता है किसान। किसानों की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। ठीक है, सशक्त तो बन गई थी, ये बात तो एकदम सही है कि स्थिति सशक्त बन गई थी, लेकिन ये कारण नहीं हो सकता कोर्ट केस का। दूसरा देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। जमींदारों का अधिपति भी बन गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन अभी भी हमको वो कारण नहीं मिला जिसकी वजह से कोर्ट केस बढ़ गए हों। क्योंकि आपको पता होगा लगान को बांटा जाता था 11 भागों में। 11 भागों में से 10/11 भाग पर होता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा, ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा, और 1/11 भाग पर होता था जमींदारों का कब्जा। लेकिन इतना कब्जा होने के बावजूद भी इनके अधिपति नहीं थे, तो अधिपति नहीं थे। अब तीसरा और चौथा ऑप्शन हो है हमारे पास, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। लेकिन ये भू राजस्व व्यवस्था के केस बढ़ोतरी का कारण नहीं था। ठीक है, ये ठीक लग रहा है, लेकिन भू राजस्व व्यवस्था की बढ़ोतरी का कारण नहीं था। तो 3 नहीं है तो कौन सा होगा, डी इसका आंसर होना चाहिए, जैसा कि हम देख रहे हैं अभी। अब देखते हैं, अच्छा चौथा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है। चौथा तो ये कह रहा है ए, बी और सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। यही तो हमने देखा है कि भू राजस्व व्यवस्था में बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन केसों में बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन ये तीनों कारण इसके उपलब्ध नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। ये याद रखिए, क्या आंसर है इसका, डी। अभी भी जो क्वेश्चन 10 हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें से शुरू के 2-3 क्या हैं, एंशिएंट के क्वेश्चन हैं, और बाकी जो क्वेश्चन है वो मॉडर्न के हैं। जो मैंने आपको बात समझाई थी कि मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये ट्रेंड अभी भी चला आ रहा है। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन का कहता है कि भारत में, फिर से मॉडर्न का, उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज, गृह व्यय, अगर आपने हिंदी में इस बात को जानते हो, गृह व्यय भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। संपत्ति दोहन की बात किसने दोहराई थी, किसने बताई थी, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा बताई गई थी। संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग है। निम्नलिखित में से कौन सी निधि होम चार्जेज की संगठक थी। मतलब जो होम चार्जेस थे उनमें से निम्नलिखित में कौन कौन शामिल था, ये पूछना चाह रहे हैं। तो पहला देखते हैं,
लंदन में इंडिया ऑफिस के, पहली बात तो होम चार्जेस पता होना चाहिए आपको। होम चार्जेस ऐसी व्यवस्था थी, एक फंड बनाया गया था ब्रिटेन में। किसने? अंग्रेजों ने फंड बनाया था। उस फंड के अंतर्गत भारतीयों के लिए, उनका कहना था कि भारतीयों के लिए बहुत सारे खर्चे कर रहे हैं हम, उन खर्चों को उस फंड में शामिल किया गया था। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन से खर्चे शामिल थे। इनके ऑप्शन देखते हैं क्या है। लंदन में इंडिया ऑफिस, भारत सचिव का एक ऑफिस था, अगर आपको पता हो तो। ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, एकदम सही है। जो इंडिया ऑफिस था उसका सारा खर्चा गृह व्यय या होम चार्जेस से ही पूरा होता था। अगला है भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन और पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, एकदम सही है। कई लोग ऐसा सोच लेते हैं कि भारत में कार्यरत हैं तो क्या है, क्योंकि ये भारत में कार्यरत रहते थे और पैसे को बचा के कहाँ भेज देते थे? पैसे को बचा के भेजते थे इंग्लैंड। तो इसी को दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के अंतर्गत भी रखा है कि भाई जो पैसे बचा के तुम इंग्लैंड भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो? आपको वेतन यहाँ मिल रहा है, आप काम यहाँ कर रहे हो तो यहीं खर्च करो। तो ये भी होम चार्जेस के अंतर्गत है। अगला है भारत के बाहर, तो दो हमारे पास ऑप्शन सही मिल गए। भारत के बाहर हुए युद्धों में को लड़ने के लिए अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। देखो भारत के बाहर जो युद्ध हो रहे हैं, अंग्रेज तो इतना बड़ा साम्राज्य था, इतना बड़ा साम्राज्य था कि उसका सूर्य का भी अस्त नहीं होता था। जब सूर्य अस्त नहीं हो रहा तो उस सूर्य को बनाए रखने के लिए कई युद्ध लड़ने पड़े होंगे। तो उन युद्धों से होम चार्जेस का क्या मतलब है? तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। अब जो हमने देखा था एक क्वेश्चन में, वैसे ही देखते हैं कि जिन जिन ऑप्शन में 3 एक विकल्प दे रखा है वो गलत है। तो एक गलत है और दूसरा गलत है, मतलब सी और डी इसके आंसर नहीं हो सकते। दूसरा आंसर हमने सही बोला है, तो 1 और 2 दोनों आंसर हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। 11वें का आंसर है बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 में का ये लास्ट क्वेश्चन है, 12 ही क्वेश्चन आए थे 11 में। चलिए तो डिस्कस करते हैं कि सन 1893 में सर विलियम वेडरबर्न, ये विलियम वेडरबर्न जो थे वो संसद के सदस्य थे, ब्रिटिश संसद के। ब्रिटिश संसद के होंगे, भारत में तो उस समय संसद थी नहीं, तो ब्रिटिश संसद के सदस्य थे वेडरबर्न। और WS केन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? एक्चुअली ये ना भारत में सुधार के समर्थक थे। एक आपने और नाम सुना होगा, चार्ल्स ब्रैडलॉक। वो तो भारत के इतने समर्थक थे कि उनको ब्रिटेन में बोला जाता था कि भारत के लिए सदस्य, वो भी संसद के सदस्य थे, वो भी सांसद थे ब्रिटेन में। उनको बोला जाता चार्ल्स ब्रैडलॉक को, ये तो भारत के लिए सदस्य है, क्या मतलब इनका? तो ऐसे ही थे विलियम वेडरबर्न। ये इनने इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई और इस कमेटी ने इनने उद्देश्य रखा कि भारत में सुधारों को लागू किया जाना चाहिए। तो उन सुधारों को लागू करने के लिए एक कमेटी बनी। अब देखते हैं क्या इसमें ऑप्शन दिए हैं। भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए, आपको पता होगा ब्रिटिश संसद के 2 सदन हैं, एक है हाउस ऑफ कॉमन और एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसमें उच्च सदन जो है उनका। ठीक है, राजनीतिक सुधार हैं, एकदम सही बात है। अब देखते हैं अगला। भारतीयों के साम्राज्यिक न्यायपालिका, भारतीयों के साम्राज्यिक न्यायपालिका में प्रवेश हेतु अभियान करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था कि भाई साम्राज्यिक न्यायपालिका में प्रवेश करवाएं, तो ये तो गलत है। ये तो कम से कम एक हमको सही मिला है, दूसरा ऑप्शन गलत है। एक्चुअली होता क्या है ना, अभी मैं चूंकि क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं तो आप आंसर हाल पकड़ लोगे, तुरंत पकड़ लोगे। लेकिन जब आप उस 2 घंटे में क्वेश्चन को पढ़ोगे और उस 2 घंटे में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कोशिश करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा टफ पड़ने वाला है वो। क्योंकि उस 2 घंटे में आपको टेंशन रहेगी, आपकी 1 साल की पढ़ाई है, 2 महीने की पढ़ाई है, 6 साल की पढ़ाई है, उस पढ़ाई आपकी 2 घंटे पर दाव में लगी है। तो इसलिए उस टाइम पे दिमाग कम सोच पाता है। लेकिन आप अगर ऐसे सोचोगे, क्वेश्चन को समझ के उसके उत्तर पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ोगे, तो आपको आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। तो साम्राज्यिक न्यायपालिका में प्रवेश भाई हमको नहीं चाहिए था। क्यों भारतीयों को साम्राज्यिक न्यायपालिका में प्रवेश चाहिए? अगला, भारतीय स्वतंत्रता पर ब्रिटिश संसद में चर्चा को सुगम करने के लिए, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि वो भारत में राजनीतिक सुधार तो चाहते थे, मैंने आपको बताया ना पहले, क्यों कमेटी जो थी राजनीतिक सुधार चाहती थी, लेकिन स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थी। ब्रिटेन के जितने लोग थे वो भारत में सुधार करने को तैयार थे, स्वतंत्र करने को तैयार नहीं थे, ध्यान रखना। ब्रिटिश संसद में विख्यात भारतीयों के लिए, ब्रिटिश संसद में विख्यात जो प्रसिद्ध भारतीय हैं, भारतीयों के लिए प्रवेश हेतु आंदोलन करने के लिए क्या करेंगे भारतीय ब्रिटिश संसद में प्रवेश पाके?
क्योंकि भारतीय अगर आंदोलन करेंगे तो वायसराय की काउंसिल में प्रवेश करने के लिए बात करेंगे, ना कि ब्रिटिश संसद में। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा पहले ही वाला ऑप्शन एकदम सही हो गया है ए, कि इन्होंने राजनीतिक सुधार हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन के लिए इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी। एक और नाम आप नहीं भूलोगे, वो नाम है चार्ल्स ब्रैडला का। ठीक है, तो चार्ल्स ब्रैडला को क्या बोला जाता था, वो भी सांसद थे, उनको भारत के लिए सदस्य बोला जाता था। ठीक है, आज के लिए ये 12 क्वेश्चन है। कल हम जो शुरू करेंगे वो 2012 के जो इतिहास के क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं कल।